नमस्कार दोस्तों, मैं रूप कुमार सिविल सर्विस विथ रूप पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज है मेरे साथ हेमंत सिंह जी, जो 2020 बैच के पीसीएस हैं और जिला प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन्होंने तैयारी की, किस तरह से इन्होंने पीसीएस क्लियर किया और नए अभ्यर्थियों को किस तरह से प्रयास करना चाहिए। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जो नया परिवर्तन हुआ है सिलेबस में, उसको कैसे टैकल करें। और भी बहुत सारे XYZ क्वेश्चन रहेंगे और उस पर हम लंबी चर्चा करें। ये बताइए कि किस तरह से आपने पीसीएस को क्लियर किया, क्या जीवन संघर्ष रहा, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। नाम हेमंत कुमार सिंह है। मेरी तरफ बात करिए। हाँ। मेरी प्रारंभिक वाराणसी में हुई है। वहाँ के डीएवी इंटर कॉलेज से मैंने इंटर किया था। फिर बाद में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीए और एमए वहीं से किया। फिर मैंने वहीं से रिसर्च भी किया। 2016 में रिसर्च मेरा कंप्लीट हुआ। और पीसीएस की तैयारी मैंने जो है वो पीएचडी के दौरान ही चालू की थी। उस समय अभी नया नया सिलेबस आया था, जिसमें कि आपके पहले तो अब सब वेल नोन हो कि प्री परीक्षा होती है पीसीएस की, जिसमें 2 पेपर होते हैं। एक जीएस का पेपर होता है और एक सीसेट का पेपर होता है। जी सर। सीसेट क्वालिफाइंग होता है और जीएस का जो पेपर होता है 150 क्वेश्चन होते हैं। सारे क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट होते हैं और जो भी उसमें फिर आपका एक पेपर इंक्लूडिंग क्वेश्चंस रहते हैं करंट अफेयर्स के। और ऑलमोस्ट उसकी जो मेरिट है वो नियर अबाउट 90 क्वेश्चन के करीब जाती है। जनरल कैटेगरी में कैटेगरी वाइज उसकी मेरिट्स अपनी अलग अलग रहती हैं। और अभी जो हाल का ट्रेंड आया है 2020 के पश्चात, उसमें जो है अब क्वेश्चन जो हैं पहले की अपेक्षा थोड़े टफ होते जा रहे हैं। चीज़ें अब और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। लेकिन ये है कि जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जिनकी पकड़ बेहतर है, अच्छी है, अन्य जो भी जनरल नॉलेज का जो भी उनका बेसिक सब्जेक्ट है उस पर अगर उनकी पकड़ अच्छी है और वो करंट के क्वेश्चंस पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि अमूमन अब परीक्षाओं में करीब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 150 क्वेश्चन टोटल होते हैं, तो उसमें 40-45 के नियर अबाउट जो है वो करंट के क्वेश्चन होते हैं, जो कि अनदर सब्जेक्ट से कोरिलेट करके पूछे जाते हैं। स्पेशली करंट अफेयर तो रहता ही है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं, जैसे हिस्ट्री की कुछ न्यू इवेंट हुए उसके क्वेश्चन पुटअप हो गए, कुछ ज्योग्राफी के एनवायरनमेंट के रिलेटिव जो क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे कुल मिला करके 40-45 क्वेश्चन होते हैं। और जिन बच्चों का बेसिक जो क्लियर है, हर सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर है, और अगर वो जनरल जो आपका ये करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर इन पर बेहतर पकड़ रहती है तो ऑलमोस्ट प्री में बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। प्री का जो है तो सर ने बताया कि 40 से 45 क्वेश्चन होते हैं प्री में जो करंट अफेयर्स से आते हैं। सर वो कहाँ से तैयार करें, उसके बारे में बताया थोड़ा सा। देखिए, अब मार्केट में बहुत सारी पत्रिकाएं अवेलेबल हैं, तो कम से कम 2 ऐसी स्टैंडर्ड बुक करंट अफेयर की, चाहे आप घटना चक्र ले लो, घटना सार ले लो, इवन करंट अफेयर टुडे है, दृष्टि पब्लिकेशन से निकलती है, और यूथ कंपटीशन की बुक है। लेकिन कोई भी दो और करंट अफेयर्स के लिए सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अखबार डेली पढ़िए। अखबारों को हाँ, ये ऐसा पॉइंट है कि आपको हर पत्रिका में जो है वो कॉमन मिलेगा। जो बच्चा अखबार डेली पढ़ रहा है और उसके हर एक सेक्शन से अगर वो कुछ जो यूनिक चीजें हैं निकाल करके नोट करता है, तो वो करंट अफेयर तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है वो। उसके अलावा आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, चाहे वो घटना सार पब्लिकेशन की हो, घटना चक्र की हो, करंट अफेयर की हो, दृष्टि की हो, किसी की भी हो, एक बुक, स्टैंडर्ड बुक कोई भी करंट अफेयर की, ईयरली, 6 मंथली आती है। और उसके बाद आप कोई भी एक अखबार रेगुलर, उसके कम से कम एक दिन में 10 से 12 पॉइंट आप नोट करो, और उसको वीकली जो है, जब वो वीकली 100 अबव 100 हो जाते हैं, तो आप उसको वीकली जो है समराइज करके एक बार याद करते चलो। दैट्स द बेस्ट वे। ये बहुत बेहतर तरीका है। ये तो सर ने सीधे अटैक कर दिया कि कैसे प्री की तैयारी करें, लेकिन हम उससे पहले हेमंत सर के जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। कैसा समय बीता, कैसे पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, परिवार में कौन लोग हैं। तो पहले सर ये बताएं कि अपने परिवार में कौन कौन लोग हैं और कैसा कैसा सहयोग रहा उन लोगों का, इस पर चर्चा करें। देखिए, किसी भी प्रतियोगी छात्र के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है वो उसकी फैमिली होती है।
फैमिली का सपोर्ट किसी भी प्रतियोगी छात्र के लिए, आजकल का जो भी कंडीशन चल रहा है, जो भी मॉडर्न एज में ये सब इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो गई है, तो उसमें परिवार का सपोर्ट जो है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है किसी भी प्रतियोगी छात्र की सफलता में। तो इस मामले में मैं बहुत लकी रहा। मेरे छोटे भाई से, जो कि मेरे परिवार में सबसे छोटा है, सुमंत कुमार उसका नाम है, उसने बहुत सपोर्ट किया। माता पिता हमेशा से सहयोगी रहे, बड़े भाई का भी सहयोग रहा, इवन मेरी भाभी हैं, छोटे भाई की पत्नी है, सबने मतलब भरपूर साथ दिया। दोस्त, जितने भी मेरे दोस्त हैं, उन्होंने क्राइसिस के समय मेंटली, इकोनॉमिकली, मतलब जो भी मेरे वाराणसी में मेरा अमूमन बहुत सारा समय बीता प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान, तो मेरे दोस्तों ने, और वहाँ पे जो भी मेरा लोकल, जो भी मेरे छोटे भाई थे और भी बहुत लोग, उन्होंने मतलब, हालांकि थोड़ा टाइम टेकन रहा मेरा, क्योंकि मैं थोड़ा लेट जागा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। एमए तक बस एज यूजुअली ऐसे चलता रहा पढ़ाई कि बस करनी है। फिर थोड़ा सा जब मैं पीएचडी में आया, तो ये बताएं सर, आप पीएचडी किस विषय से हैं? पीएचडी मैंने एंशिएंट हिस्ट्री से की है। एंशिएंट हिस्ट्री से पीएचडी है सर। लेटर गुप्ताज पीरियड पे मेरा रिसर्च रहा है, और उसकी बुक भी आईसीएचआर, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च से पब्लिश हुई थी, और लेटर गुप्ताज पे अच्छी बुक है, मार्केट में अवेलेबल है वो। ठीक है, ठीक है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। तो सर, आपने बताया कि आपका जो रिसर्च है इतिहास में है, तो इतिहास से ही मैं कुछ प्रश्न उठाना चाहूंगा। हाँ, सर बिल्कुल। तो सर ये बताएं कि आपकी रुचि इतिहास में क्यों हुई? देखिए, मेरी इतिहास में रुचि का जो सबसे बड़ा कारण है, वो जब मैं एमए करता था उस समय दो प्रोफेसर हमारे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के थे, प्रोफेसर महेश विक्रम सिंह और प्रोफेसर राघवेंद्र पांत्री जी, जिनके निर्देशन में मैंने अपना शोध पूरा किया है। तो उन्होंने इतनी बारीकी से, इतने मतलब रुचिकर तरीके से इतिहास को मेरे सामने प्रस्तुत किया कि मैं साइंस साइड का विद्यार्थी रहा इंटर तक। फर्स्ट क्लास मैंने इंटर पास किया, और मैथ्स मेरी बहुत अच्छी थी। परिवार वालों का थोड़ा सा प्रेशर था कि तुम आईटी वगैरह की तरफ जाओ, अच्छा कर सकते हो। इवन मैंने एमएलआर निकाला भी था, रैंकिंग अच्छी थी। लेकिन मेरा जो मेरा रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ शुरू से था। पिताजी इस तरफ हमारे मोटिवेट किया करते थे, तो फिर ये चीजें इधर ज्यादा मैं रुझान तो शुरू से था, लेकिन हेमंत सिंह सर ने तैयारी जो है अपनी एमए के बाद जब पीएचडी करने लगे तब आरंभ की, और इसी वजह से इनको थोड़ा समय भी लगा। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है? जो उसकी खुदाई की जा रही है, उसके अवशेष निकाले जा रहे हैं, या उसकी रोड व्यवस्था है, उसका आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य कैसे जोड़ते हैं? क्या जरूरी है उन सब चीजों की खुदाई करने की? अगर ऐसा प्रश्न हमारी यूपीएससी या पीसीएस के मेंस परीक्षा में आए तो आप उसको किस तरह टैकल करेंगे? देखिए, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमें बहुत कुछ सिखाता है। किसी इतिहासकार का कथन है कि इतिहास एक ऐसा बेहतरीन शिक्षक है, ठीक है, जो आपको पूर्व की घटनाओं के माध्यम से वर्तमान को समझाने का प्रयास करता है, और एक बेहतर भविष्य के लिए वो आपको मार्गदर्शन प्रदान करता है। हड़प्पा सभ्यता हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता है। वैदिक सभ्यता के पहले की ये सभ्यता है। वैदिक सभ्यता के जो जानकारी है हमें वेदों से मिलती है, और जब तक 1921 के पहले, जब तक कि हड़प्पा, उस मोहनजोदाड़ो जो एरिया है आपका सिंधु बलूचिस्तान में फैला हुआ है, उसकी खुदाई नहीं हुई थी, तब तक हम सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक सभ्यता को मानते थे, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन 1920-21 में जब राखालदास बनर्जी द्वारा इन संबंधित क्षेत्रों की खुदाई की गई है, उस समय दयाराम साहनी रहे। हाँ, दयाराम साहनी थे, राखालदास बनर्जी थे, और निंगम जी पुरातत्वविद थे, और मार्शल जी के नेतृत्व में ये खुदाई का पूरा काम चला था। तो उस दौरान हमें एक ऐसी सभ्यता का पता चला जो कि नगरीय सभ्यता थी, और अपनी प्राचीनतम जितनी भी उसकी समकालीन सभ्यताएं थी, चाहे वो मेसोपोटामिया की हो, चीन की सभ्यता हो, इन सब से कहीं वो नगरीय अवस्था में एक बेहतर सभ्यता थी। मतलब जिस हिसाब से उस सभ्यता के अवशेष हमें मिले हैं, चाहे उनकी गलियों के अवशेष मिले हों, चाहे उनके द्वारा जो घर बनाए गए हैं उनके अवशेष मिले हों, चाहे धार्मिक जो हमारे जो अभी इस समय जो स्वास्तिक का चिन्ह है, और लिंग पूजा के जो प्रचलन हमारे वर्तमान समय में मौजूद हैं,
उसकी जानकारी सबसे पहले हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलती है। स्वास्तिक का चिन्ह जो आप प्राचीन इस समय मॉडर्न समय में आप देखे होंगे कि बहुत सारे घरों के बाहर टंगा रहता है, वो उसी हड़प्पा सभ्यता की देन है। बाट माप के जो तरीके थे जो कि 4 के 16 के गुणक के रूप में थे, उसकी भी सबसे पहले जानकारी हमें हड़प्पा सभ्यता से मिली है, जो आज भी आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हो। और जो नालियों की व्यवस्था है, मैनहोल होने चाहिए नालियों में, नालियां जो गंदी ना रहे, उनमें द्रव की व्यवस्था ना हो, जमाव ना हो, उस जो मैनहोल बनाए गए थे नालियों के बीच बीच में जालियां लगी हुई थी ताकि जो सारा का सारा वेस्ट पदार्थ रहता था वो ऊपर से ही वो, तो एक एग्जाम्पल सेट करता है वो। चाहे वो आज की सभ्यता में भी हम देखें तो कहीं ना कहीं समतुल्यता वो चीजें दिखाई देती हैं कि मतलब आप सोच सकते हो कि जैसे चंडीगढ़ है, जैसे चंडीगढ़ आता है, ऐसा कम चंडीगढ़ से अक्सर तुलना करते हैं। चंडीगढ़ से इसलिए तुलना करते हैं कि वो एरिया है, वो हमारे सिंधु सभ्यता के जो तमाम क्षेत्र है, हरियाणा, गुजरात, पंजाब में आपको देख लो, तो जो उसके पीक पॉइंट के क्षेत्र हैं हड़प्पा के, और सर्वाधिक जो स्वतंत्रता के बाद से जो सर्वाधिक खुदाई हुई वो गुजरात से हुई है, तो वो एरिया लोकेट करता है। तो मे बी जो कुछ स्पेसिफिकेशंस नजर आती हैं चंडीगढ़ की, वो उससे समतुल्यता थोड़ी सी दिखाई देती है। बिल्कुल। जैसे ये एक प्रश्न ऐसा भी तुलनात्मक प्रश्नों में आ जाता है कि अशोक महान या अकबर महान, ऐसा प्रश्न पिछले पेपर में भी देखा गया है। अगर बच्चों के सामने ऐसा प्रश्न आए, मित्रों मैं आपके दिल में उठने वाले उन प्रश्नों को सामने रख रहा हूं ताकि जब आप लोग मुख्य परीक्षा की, अभी भी मुख्य परीक्षा होने वाली है और मुख्य परीक्षा की तैयारी करें तो किस तरह के प्रश्न आते हैं, उसको कैसे टैकल करें, एक अनुभवी व्यक्ति से जाने जो पहले से क्लियर कर चुका है। और हमारे साथ है हेमंत सिंह सर। और अब जैसे आपको हड़प्पा के बारे में बताया कि हड़प्पा में किस किस तरह की खुदाई हुई, क्या क्या मिला, कौन कौन अवशेष थे, और वर्तमान में उसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं और कैसे उसका कैलकुलेशन दे सकते हैं। इसी तरह से एक और प्रश्न मैं हेमंत सर से पूछना चाहूंगा कि अकबर महान या अशोक महान एक ऐसा क्वेश्चन रहा है जो मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो सर ये बताए कि अकबर महान या अशोक महान जैसे प्रश्न को अगर टैकल करना हो आ जाए प्रश्न पत्र में, तो कैसे टैकल करेंगे सर उसको? देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन है, अब आप यूपीएससी देख लो, चाहे किसी भी स्टेट के आप पेपर उठा के देख लो सब्जेक्ट का। हालांकि अभी हमारे यूपीपीसीएस में सब्जेक्ट को खत्म कर दिया गया है, अब वो सब इक्वल है, लेकिन फिर भी आप कंपेरेटिवली जो क्वेश्चन आते हैं वो उसकी बहुतायत रहती है, चाहे वो यूपीएससी में पूछे जाए चाहे यूपीपीएससी में पूछे जाए। पेपर फर्स्ट में तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, क्योंकि पेपर ये क्वेश्चन जीएस के फर्स्ट में जो इतिहास का क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। का जो पेपर है जीएस का जो फर्स्ट पेपर है, बिल्कुल उसमें इतिहास से जुड़े हुए, चाहे प्राचीन है, चाहे आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उसमें आधुनिक भारत का इतिहास है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए, इन क्वेश्चंस पे जहां तक मेरे जो श्रद्धेय गुरुवर हैं प्रोफेसर राघवेंद्र पांत्रिजी, तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते थे मैं उनके पास लेके जाता था, तो उनका ये कहना रहता था कि इतिहासकार किसी भी सेना नायक या किसी भी सम्राट के जब कार्यों के परिप्रेक्ष्य में तुलना करते हैं। और दूसरी चीज, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है काल, परिस्थितियां। अशोक का जो पीरियड है उसके समय की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दशाएं अलग हैं, जो भी 226 ईसा पूर्व से माना जाता है, और अकबर के समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिदृश्य कुछ और है। तो कभी भी हम शासकों के कार्यों का जो मूल्यांकन है उन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। ठीक है, अब हम सीधे तुलना नहीं कर सकते हैं। जैसे आप मान लो, अगर हम वर्तमान समय भी आपसे अगर कोई कहता है कि आपकी नजर में कौन सा है बैट्समैन अच्छा है, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, अब देख लो इसमें तुलना चलती है कि विराट से, तो ये कंपैरेटिवली क्वेश्चन है। तो जब हम इन चीजों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उस समय की जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां हैं, अब अशोक को जब हम देखते हैं तो वो एक ऐसा पहला राजा भारतीय इतिहास में नजर आता है जिसने अपनी जीत को छुपाने का प्रयास किया। वो पहला ऐसा शासक था जिसने, भारतीय इतिहास का, जिसने शिलालेखों के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से अपने राजकीय कार्यों का प्रसार किया, जनता का संबोधन किया, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श हमारे संविधान में दिखाई देता है,
उसकी पूर्व पीठिका हम देखेंगे कि अशोक के कार्यों में परिलक्षित होती है। अकबर की तरफ आते हैं। अकबर के समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां कुछ और थी। मुगलों को विदेशी आक्रांताओं के रूप में भारतीय जनता देखा करती थी, लेकिन उसने अपनी सामाजिक सद्भाव की नीति से सभी धर्मों को जोड़ने का प्रयास किया। और कहा जाता है कि अंग्रेजों के पहले अगर भारत में कोई राजनीतिक एकता एक बहुत अच्छे परिदृश्य में दिखाई देती है तो अकबर को उसका बहुत सारा श्रेय जाना चाहिए। तत्समय में प्रचलित जितनी भी कुछ सामाजिक बुराइयां थीं उनके रेफरेंस में भी, जैसे कि बाल विवाह को रोकने के लिए, यहाँ तक कि अब देखोगे विधवा विवाह के समर्थन में भी अशोक द्वारा प्रयास किए गए। तो जब हम इन दो महान इतिहास के दो महान व्यक्तित्वों की तुलना करते हैं तो हम उनमें से किसी को एक छोटा, किसी को एक बड़ा, ये एक बचकाना उत्तर हो जाएगा। आप कंपैरेटिवली दोनों को उनके कार्यों के रेफरेंस में आप डिस्क्राइब करिए और फिर कंपैरेटिवली आप देखिए कि अशोक के समय की राजनीतिक परिस्थितियां कुछ और थी, अकबर के समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां और थी, और दोनों ने ही अपने समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों को बहुत बखूबी समझने का प्रयास किया और तदनुसार उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी लागू की। जैसे कि हम अशोक को देखते हैं, उसने उस समय की जितनी भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां थी उनको समझ करके उसने धम्म चलाया। आप अकबर के पास आइए, उसने अपने समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुलह कुल चलाया। दोनों का मतलब एक था कि धार्मिक समन्वयता को बढ़ाते हुए समाज को कैसे एकजुट किया जाए। दोनों एक सतह पर दोनों समान दिखाई देते हैं। तो कार्यों का जो मूल्यांकन है वो कार्यों का मूल्यांकन अकबर अपने समय का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता है, अशोक अपने समय का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। तो कार्यों की समीक्षा करते हुए हम दोनों के जो कार्य हैं उनको कंपैरेटिवली, मतलब उसको जांचते हुए फिर आगे बढ़ते हैं इन तमाम। तो इस तरह कंक्लूजन क्या देंगे उसका? देखिए, मेरा जो कंक्लूजन, अगर मैं इस क्वेश्चंस को लिखता, इवन इस तरह के क्वेश्चंस जब मैं पीसीएस की तैयारी में 2016 से मैं मेंस एग्जाम दे रहा हूँ, 17 में मैंने इंटरव्यू दिया था, फिर 18-19 मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। इंटरव्यू मैंने मेंस दिया था लेकिन इंटरव्यू तक नहीं पहुंचा था। फिर मैं 20 में इंटरव्यू दिया, मैं क्वालिफाई किया। जब मैं इस तरह के क्वेश्चन लिखता था तो मैं दोनों को अपने समय की राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों में जोड़ते हुए, अशोक ने बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने रखा और अकबर ने अलग उदाहरण हमारे सामने रखा। तो जो तुलना है वो समीचीन प्रतीत नहीं होती है। अब आपके क्वेश्चंस जो आते हैं वो जो भी एक्सपर्ट द्वारा तैयार किए जाते हैं वो ऐसे जुझाऊ क्वेश्चन डालते हैं ताकि अब वो यही देखते हैं कि जो विद्यार्थी जो आंसर लिख रहा है उसकी पक्षधरता किसके तरफ है। और किसी भी विद्यार्थी को, चाहे वो किसी भी समुदाय विशेष का हो, चाहे कोई भी हो, उसको जो है अपना आंसर लिखते समय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण जो खूबी है वो तथ्यों के मद्देनजर रखना चाहिए, न कि उसको अपना विचार जोड़ना चाहिए। तथ्यों के आलोक में चीजें उसको वो तथ्य बोलते हैं और उनको उसी के सहारे उसके कार्यों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो मेरे नजर में अपने समय में अशोक भी बेटर थे और अकबर ने जो काम किए, मुझे नहीं लगता है कि उस समय कोई भी शासक इस तरीके की एक सार्वभौमिक दृष्टि रख सकता था। तो दोनों ही बेहतर थे मेरी नजर में। बहुत ही अच्छे तरीके से अकबर और अशोक को समझाया। एक और प्रश्न मैं उठाऊंगा सर से, जैसे कि अब उत्तर प्रदेश विशेष जो है 5वें या छठे पेपर के रूप में जोड़ दिया गया है। अगर 5वें या छठे पेपर में हम कहें जैसे विश्व का जो इतिहास है उसी तरह से उत्तर प्रदेश का इतिहास है, और अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाता परीक्षा में कि आप स्वतंत्रता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता कर्मियों का क्या योगदान था, ऐसा प्रश्न रहता तो आप क्या जवाब उसका तैयार कराते और बच्चों को कैसा उसका उत्तर लिखा जाना चाहिए, उस पर थोड़ा सा हमारा देखिए, ये काफी टफ है, टिपिकल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछे भी जाएंगे तो कोई ना कोई स्पेसिफिक एरिया चूज किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है गोरखपुर चूज कर लिया, नहीं, एरिया का मतलब है कि जैसे कि उत्तर प्रदेश भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तर प्रदेश के साहित्यिक योगदान पूछ ले, या फिर जो उस समय क्रांतिकारी योगदान क्या था, अच्छा, या फिर शैक्षणिक क्षेत्र में यूपी ने क्या दिया राष्ट्रीय आंदोलन में। तो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप सभी जानते हो। चलिए
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आप ये बतावें कि उनका राजनीतिक योगदान क्या रहा, उस पर आप अगर आपको अगर प्रकाश डालना हो, या क्रांतिकारी योगदान देखिए, क्या रहा, किसी एक परिप्रेक्ष्य में बताएं आप। स्वतंत्रता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है वो यूपी का जो है, आप देखोगे कि 1857 की जो क्रांति स्टार्ट होती है उसका मेन बिंदु जो है मेरठ है। मेरठ है। आप देखोगे कि मेरठ, झांसी, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर वो हमारे यूपी के मेन जोन है, जहां से 1857 की क्रांति, जिसने कि आने वाले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रकाश स्तंभ का काम किया, तो उसकी कर्मभूमि रही है, उसका जनन क्षेत्र रही है। तो उसके अलावा फिर आप जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाओगे राष्ट्रीय आंदोलन में, फिर आप देखोगे तमाम बड़े नेता हमारे यहाँ के, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हों, फिर साहित्यिक क्षेत्र में आप देखिए मुंशी प्रेमचंद्र, बनारस से जयशंकर प्रसाद, मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र, मतलब अगाध योगदान रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप देखोगे कि हमारी भारत में जो प्रथम स्वतंत्र सरकार बनी वो हमारे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में चित्तू पांडे के, जो कि सबसे दीर्घजीवी सरकार बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 3 जगह समानांतर सरकारें स्वतंत्र रूप में बनी, महाराष्ट्र के सतारा में बनी, पश्चिम बंगाल के तामलुक में बनी और बलिया में बनी। तो बलिया की जो उस समय की सरकार थी वो सर्वाधिक समय तक चलने वाली सरकार थी। तो समझ लीजिए राष्ट्रीय आंदोलन का तो पूरा एक मतलब देशव्यापी आंदोलन था, हर एक प्रदेश के पुरोधा उसमें जुटे हुए थे। हमारे उत्तर प्रदेश से भी तमाम लोगों ने उसमें अपने प्राणों की आहुति दी। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ वो कदम कदम मिला करके चले। तो हमारे देश, हमारा छोटा सा पार्ट यूपी, उसने अमूल्य योगदान रहा है। उसको छोटे से शब्दों में या 10-5 मिनट के इंटरव्यू में उसको व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने समझाने की कोशिश की कि अगर इस तरह का प्रश्न रहे तो उसको कैसे टैकल करना है, क्या क्या चीजें पढ़ना है। अच्छा ये बताइए कि बच्चों को जब मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी होती है तो किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, मुख्य परीक्षा जो है एक बहुत ही बड़ा आयाम लेकर के चलती है। आप उसमें जब मेंस पेपर देने जाते हैं तो पहले जो 2 पेपर हैं आपका, एक तो हिंदी ग्रामर का पेपर हो जाता है, फिर एक एस्से का पेपर आता है, 150-150 नंबर के दोनों पेपर रहते हैं। फिर आप जीएस के जब चारों क्वेश्चंस पे आते हैं, जब मैं अभी 2020 की बात आपको बताता हूँ, फिर जीएस के पेपर पे हम आते हैं तो पहले 2020 के बाद में मैं आपको बताता हूँ 4 जीएस के पेपर होते हैं। जो जीएस का पहला पेपर होता है उसमें आपके इतिहास, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी से जुड़े हुए क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। इतिहास में आपका विश्व इतिहास भी रहता है, जिसमें कि फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, आधुनिक विश्व की प्रमुख घटनाएं, उसके बाद से आपका ये रशियन क्रांति है, औद्योगिक क्रांति, इन तमाम तरीके के महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं। फिर नेक्स्ट जो सेकंड पेपर है जीएस का, उसमें आपको पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस रहते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी जो चलती है उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस रहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस रहते हैं। तो वो ऑलमोस्ट जो पार्ट है वो आपकी सरकार की जो नीतियां हैं और राजनीतिक पहलुओं से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं वो सेकंड पेपर में पूछे जाते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है तीसरा जो जीएस का पेपर है उसमें अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, कृषि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसके अलावा आपका जो है कृषि, एग्रीकल्चर है और इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, इनसे जुड़े हुए जो जितने भी क्वेश्चंस हैं। और जीएस का जो ये तीनों पेपर है ऑलमोस्ट पार्ट इकोनॉमिक्स से थर्ड पेपर का जुड़ा रहता है, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ रहता है। और जीएस के तीनों जो पेपर हैं, पहले क्या था, जब तक अभी ये पैटर्न जो 2022 में चेंज किया गया है, सब्जेक्ट को हटा करके यूपी 1 और यूपी 2 के जो क्वेश्चंस लाए गए हैं उसमें अभी ये नहीं जुड़े थे। तो जब ये 2020 में इन जो ये क्वेश्चंस हैं तो हर जीएस के पेपर के साथ यूपी की प्रमुख बातें जो हैं जुड़ी हुई थी। जैसे आप फर्स्ट पेपर जीएस का लेते थे तो यूपी का इतिहास, यूपी का आर्ट एंड कल्चर पहले पेपर में जुड़ जाता था, यूपी की पॉलिटिक्स, यूपी की इंटरनल सिक्योरिटी के जो मैटर है या यूपी का इंटरनेशनल जो रिलेशन से कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू थे वो सेकंड पेपर के जीएस में पूछे जाते थे। थर्ड पहलू में यूपी की अर्थव्यवस्था, यूपी की एग्रीकल्चर, यूपी का जो मोस्ट ऑफ एरिया बुंदेलखंड से क्वेश्चंस अराइज हुआ करते थे। चौथा जो पेपर है जीएस का
उसमें नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, नीति शास्त्र, उसके दार्शनिकों के कुछ महत्वपूर्ण उनके टॉपिक रहा करते थे, उनसे जुड़ी बातें रहा करती थी। और सिविल सेवा मूल्यांकन, सिविल सेवा की उपयोगिता, सिविल सेवकों के क्या कर्तव्य, क्या उनकी योग्यताएं होनी चाहिए, ये पूरा का पूरा चौथा पेपर जो है 200 नंबर का होता है। और मतलब किसी भी सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही मतलब लुभावना पेपर होता है पढ़ने में। मतलब जब आप पढ़ो, तैयारी करोगे तो इतना मतलब ऐसे ऐसे चीजें रहती हैं इसमें। वो चीजें रहती हैं जब हम एक सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, उसके बाद वो एप्लीकेबल होती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, एक सिविल सेवक की क्या महत्वपूर्ण योग्यताएं होनी चाहिए, जब वो सिविल सेवा में आते हैं तो उनके द्वारा जनता के प्रति उनका क्या रहना चाहिए, ये सारी चीजें जो हैं उस पेपर में हैं। और अभी जो 2020 में नए चेंजेस हुए हैं उसमें क्या किया गया है कि पहले एक सब्जेक्ट रहा करता था जिसके 2 पेपर हुए करते रहते। तो मुझे लगता है कि 22 में सरकार द्वारा सब्जेक्ट को हटा दिया गया, क्योंकि सिविल सेवा के जो इतने भी एस्पिरेंट हैं उनकी ये मांग रहा करती थी कि जो साइंस सब्जेक्ट के लोग हैं, जो साइंस स्ट्रीम के लोग हैं, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, फलाना का, इनके जो लोग हैं और मानविकी सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी हैं, उनके कॉपी जब चेक होती थी तो अब अमूमन सी बात है, ये बहुत इजी बात है कि मैथ्स के लड़के को 200 में 200 मिल सकते हैं, पर एक मानविकी सब्जेक्ट का लड़का जब क्वेश्चन लिखता है तो बमुश्किलत 125 130 इससे ज्यादा वो नहीं पढ़ता था। तो ये इस तरह की जो मांगे हैं वो बहुत पहले से चल रही थी। करीब जब मैं इसमें आया तो उस समय काफी ज्वलंत मुद्दा था। और ये 2016 हाँ, मार्किंग डिफरेंस जो है वो करीब 100 से 80 से 100 नंबर के बीच हो जाती थी। तो मुझे लगता है कि छात्रों की मांग को देखते हुए सरकार ने सभी प्रतियोगी छात्रों को एक बेस, एक समान धरातल दिया है सब्जेक्ट को हटा करके, जहां हर एक विद्यार्थी एक समान बेस पर अपनी योग्यता का प्रदर्शन करेगा। उसमें कहीं भी स्केलिंग और साइंस और मानविकी सब्जेक्ट जैसी बात नहीं आएगी। तो ये एक बेहतरीन डिसीजन है। और जहां तक यूपी के जो 2 पेपर हैं उसमें यूपी के पहले पेपर में मुझे वैसे ही जैसा पहले था वो जीएस के साथ इंक्लूड हुआ करते थे, अब उसको एक सेपरेट पेपर के रूप में कर दिया गया है। तो इतिहास, यूपी का इतिहास क्या है, यूपी की ज्योग्राफी, यूपी का इकोनॉमिक्स, यूपी का आर्ट एंड कल्चर, यूपी गवर्नमेंट की जो सरकारी योजनाएं हैं वो, यूपी के स्पेशल जो पर्यटन स्थल है ना, तो इससे जुड़ी हुई यूपी के जनमानस की समस्याएं, यूपी सरकार की नीतियां, यूपी गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के बीच समायोजन, सरकारों के कार्यों का मूल्यांकन, इस तरह के तमाम इन्हीं सारी चीजों को यूपी पार्ट 1 और यूपी पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया गया है। अब जो भी क्वेश्चन बनते, जैसे पहले जीएस के पेपर जब बनते थे तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता था कि यूपी के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में दर्शाते हुए उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताइए। ये क्वेश्चन पूछना था, लेकिन अब नहीं, इसी में सब मैं आपको बताते चलता हूँ ये कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्योंकि अब मैंने 5-6 साल तैयारी की है तो मुझे पता है कि किन किन जगहों से किन किन चीजों क्वेश्चन अराइज हुआ करते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर आपसे पूछ दिया जाएगा कि यूपी के उन भौगोलिक क्षेत्रों को बताइए जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और उन पिछड़े हुए क्षेत्रों को उन आगे लाने के लिए यूपी गवर्नमेंट कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। बहुत महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए यूपी सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं लागू की जा रही हैं, उन योजनाओं में क्या खामियां हैं, उन खामियों को दूर करने के लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। और पीसीएस के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, वो आम जनमानस से आम तरीके से पूछे जाते हैं, आम लोगों से जुड़े होते हैं। और एक अच्छा तैयारी करने वाला लड़का उन चीजों को कोरिलेट करके बेहतरीन आंसर ड्राफ्टिंग कर सकता है। और एक महत्वपूर्ण चीज है, आंसर ड्राफ्टिंग जब की जाती है, मैं भी पहली बार दिया था तो मुझे कुछ बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। फिर दूसरी बार जैसे जैसे आदमी, तो उसमें ड्राफ्टिंग जो है, ड्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि डायग्राम बेसिस जो राइटिंग होती है उसको शिक्षक जो है वो क्या होता है, वो एक ऐसी टैक्टिस होती है कि आप डायग्राम के थ्रू बहुत सारी चीजों को समराइज करके थोड़े में लिख सकते हो। क्योंकि टाइम एक इंपॉर्टेंट इश्यू होता है, 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन करने रहते हैं, 12-12 नंबर के 10 क्वेश्चन, 8-8 नंबर के 10 क्वेश्चन, तो काफी लेंदी प्रोसेस होता है। मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते थे, इवन मेरे भी पहली बार जब मैंने मेंस एग्जाम दिया था तो
दो क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कंटेंट हर क्वेश्चन में थोड़ा कम करें, पर अटेम्प्टिंग जो है सारे क्वेश्चंस की होनी चाहिए। वो आपको नंबर गेनिंग में जो है मतलब अच्छा एक फायदा करेगा, वो एक अच्छा एक सपोर्ट रहेगा। तो हेमंत सिंह सर ने बताया कि सिलेबस को कैसे कैसे बांटा गया है, कैसे उसको टैकल करें। सर ये बताइए, कुछ बुक लिस्ट बताना चाहेंगे क्या इन पेपरों को तैयार करने की, आसानी से तैयार किया जा सके? कुछ बच्चों को सजेशन करेंगे क्या? बुक देखिए बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन जो हैं वो अपनी अपनी बुक्स लाते हैं। तो मेरी जो तैयारी रही है, आप अब सबके अपने अपने तरीके हैं चीज़ों को कैच करने के। अब वो किस लैंग्वेज को इजीली फॉलो कर पाते हैं, किसको बहुत अच्छे तरीके से कैच कर पाते हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी आप इतिहास के लिए मैं कुछ एक दो बुक्स जो है वो आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और आधुनिक भारत के इतिहास के लिए बिपिन चंद्रा की बुक बेहतर है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और वो इतने अच्छे तरीके से उसको लिखा गया है कि वो काफ़ी बेहतरीन बुक मानी जाती है। तो ये दो बुक जो है, और पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं लक्ष्मीकांत जी की बुक, वो हाँ वो एक कंप्लीट बुक है। कोई भी तैयारी करने वाला लड़का अगर उसे अपने पास रखता है तो प्री एंड ऑल एज वेल एज मेंस दोनों के लिए एक उपयोगी पुस्तक है। फिर आप जो ऐसे इकोनॉमिक्स में रहीस हैं, सॉरी रहीस सिंह है, रमेश सिंह है, हाँ रमेश सिंह की बुक। हालांकि चूंकि इकोनॉमिक्स उसमें पूछता नहीं है, क्वेश्चन इकोनॉमी से जुड़े हुए रहते हैं, तो रमेश सिंह की बुक अच्छी मानी जाती है। हाँ वो काफ़ी अच्छी बुक साबित होगी आप लोगों के लिए। और ज्योग्राफी में खुल्लर हाँ खुल्लर की बुक है, उनकी बुक है, अच्छा है। और अगर आप कंटेंट के बारे में, बहुत अच्छे कंटेंट के बारे में हैं, तो कुछ एक दो जो कोचिंग्स हैं जैसे कि दृष्टि IAS है, वो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए और इंग्लिश एज वेल एज इंग्लिश दोनों के लिए, मतलब उसके कंटेंट काफ़ी अच्छे रहते हैं। और मैंने उनके बुकलेट जो है, आंसर बुकलेट जो है, उसको देख करके अपनी आंसर ड्राफ्टिंग की थी। विजन IAS है, ठीक है। कोचिंग तो बहुत सारी हैं दोस्तों, पर अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस कोचिंग के मटेरियल को आप इजीली पढ़ सकते हैं और उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आपका अप्रोच मायने रखता है, कंटेंट कुछ भी हो, लेकिन ये है कि अब आप इस लेवल पे तैयारी करते हो तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सी चीजें हमारे लिए बेहतर होंगी। सर कोचिंग कितना महत्वपूर्ण होता है अभ्यर्थियों के लिए? कोचिंग जरूरी है या नहीं है, उसके बिना भी किया जा सकता है? और आपने कौन सा तरीका अपनाया? देखिए कोचिंग इम्पोर्टेंट है नहीं है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। आजकल का जो एरा चल रहा है, यूट्यूब में इतने अच्छे अच्छे टीचर्स आ गए हैं पढ़ाने वाले, और ऑनलाइन कंटेंट इतना इजीली मौजूद है कि अब हाल में जितने भी रिजल्ट आए हैं आप देखोगे कि उसमें टॉप क्लास की जो भी बच्चे टॉप 10 में हैं, या लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस चीज़ को नकारा है कि कोचिंग बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। अगर बच्चे के पास कंटेंट अवेलेबिलिटी है, उसके पास अपना पेशेंस है, दृढ़ पावर है, समझ है, तो वो कोचिंग मायने नहीं रखती है। ऐसा नहीं है। अब ये हर बच्चे के ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे इस चीज को लेता है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि सबकी इकोनॉमिक कंडीशन एक जैसी नहीं रहती है, ठीक है, सबके पास कंटेंट अवेलेबिलिटी एक जैसी नहीं रहती है। तो कुछ जो बेहतरीन कोचिंगें हैं, जैसे मैं दृष्टि नाम मैंने लिया है, मैंने वहाँ मॉक इंटरव्यू दिया था। तो चीज़ें जैसे यही है कि एक, अब आप सोचोगे कि पढ़ाई करने के लिए शिक्षक की जरूरत क्यों होती है, तो ये है कि वो रास्ता जो है छोटा कर देते हैं। ये मायने है कोचिंग का। ऐसा नहीं है कि इतनी सारी कोचिंगें हैं वो फिजूल में। अब लाखों करोड़ों बच्चे कोचिंग में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता है, उनके पास गाइडलाइन नहीं रहती है, उनके पास वो चीजें नहीं रहती हैं। इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है कि क्या चीजें नहीं पढ़नी चाहती हैं। तो कोचिंग आपको एक फ्रेमवर्क देता है, एक ऐसा पाथ देता है कि आप उस पे जो चीजें आपको 4 साल में होंगी वो उसको 2 से 3 सालों में लाने का तो अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। और रही मेरी बात, तो मैंने
वाराणसी के राव IAS कोचिंग है, मेरे गुरु हैं वहाँ पे अजीत श्रीवास्तव जी, उनकी कोचिंग चलती थी। तो मैंने 1 साल वहाँ पढ़ाई की थी। वहाँ की टीचर फैकल्टी जो है वो बेहतरीन थी। 2-3 वहाँ जो अध्यापक थे, इतिहास के अध्यापक और ज्योग्राफी के थे, तो वहाँ से मैंने कोचिंग की थी। उसके बाद मैंने कहीं कोचिंग नहीं की। अपने दोस्तों के साथ जो भी चीज़ें होती थी उनको डिस्कस करता था, उनसे अपना मटेरियल उनको दे करके एक कम्प्रिहेंसिव चीज़ें चलती थी, कॉम्परेटिवली स्टडी होती थी। लेकिन अगर बच्चे के पास वो समय है और उसके पास सीमित संसाधन उपलब्धता है, तो कोचिंग कोई मतलब बहुत मायने नहीं रखता है। हाँ, वो ऐसा है। लेकिन अगर वो कोचिंग कर लेता है तो ज्यादा बिल्कुल जल्दी ग्रो आपको कर फायदा लेता है। मिलता है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, फायदा मिलता है कोचिंग का। गांव के पृष्ठभूमि से में जो बच्चे होते हैं वहां कर तैयारी करना चाहें तो उन बच्चों को आप क्या राय देंगे कि वो अपनी तैयारी को कैसे धार दे सकते हैं, देखिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और कोचिंग नहीं ले सकते हैं जाके बड़े जी शहरों में? देखिए, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जहाँ चाह वहाँ राह। अब संसाधनों की उपलब्धता जो है वो हर एक के दायरे में है। आप देखते हो यूट्यूब है, यूट्यूब कंटेंट अवेलेबिलिटी साइट्स पे उपलब्ध हैं, और आप देख रहे हो कि कम से कम चाहे कोई कितना भी हो, उनके पास एक एंड्रॉयड सेट है जिनके माध्यम से अब जितनी भी यूपीएससी के रिजल्ट आए हैं, यूपीपीसीएस के रिजल्ट आए हैं, आपने देखा कि शादीशुदा महिलाओं ने नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन्होंने वही चीज़ें अचीव की हैं। उनके पास कोई एलिजिबिलिटी भी नहीं है। जब उनसे पूछा जाता है तो उन्होंने अपने उत्तर में कहते हैं कि मल्टीमीडिया ने हमें ऐसे संसाधन उपलब्ध करा दिए हैं कि अब हमें दिल्ली जाकर पढ़ने की या इलाहाबाद में जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ग्रामीण परिवेश के जो भी छात्र हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा, इवन मैं भी ग्रामीण परिवेश से हूँ, यू नो बेटर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेहनत कर सकते हैं। और देखिए, तैयारी में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो पेशेंस आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि ये लेंदी प्रोसेस है। आप 1-2 साल में, कभी कभी होता है कि 3 साल बच्चे इंटरव्यू देते हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो पेशेंस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। मैं ये नहीं कहता कि आप 16 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, पर इतना जरूर कहता हूँ कि जितना पढ़ो ठोस पढ़ो। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट आपके पास रहना चाहिए। कम से कम 6 से 8 घंटे आपको एक दिन में निकालने हैं। पढ़ने के आप लिए कैसे भी निकालो, 6 घंटे ही हो, पर उसमें रेगुलरिटी, निरंतरता और दृढ़ता, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरी जो चीज है वो है आपका सराउंडिंग, आसपास का वातावरण। आपकी जो सराउंडिंग है या जो आपके दोस्त हैं, कम से कम 4-5 दोस्त ऐसे होने चाहिए, या आपका ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो वो कम से कम कम्युनिकेट हो एक दूसरे से, हाँ, कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से पूछें। तो वो क्या होता है कि वो चीजें जैसे जैसे आप डिस्कस करते जाते हो ना, फिर वो दिमाग में कैरी करती जाती हैं, बैठती जाती हैं, और आपका जो भी बोलने का तरीका है या कोई भी चीज अगर आप बात करते हो तो वो आपके तैयारी से जुड़ा हुआ रहता है। आप उसमें अनर्गल चीजें नहीं जोड़ते हैं। आप मूवी देखो, सब कुछ करो, खेलो, लेकिन ये जो 6 से 8 घंटे हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो ये 3 चीजें, आप टाइम मैनेजमेंट, आपका विजन, आपका अप्रोच, ठीक है, और तीसरी जो सबसे लास्ट चीज है वो है पेशेंस। ये तीनों चीजें जो है तैयारी करने वाले लड़कों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन 4 साल 4 बार जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन फैमिली ने सपोर्ट किया, दोस्त ने कोऑपरेट किया, और मैंने भी अपनी जो धैर्य क्षमता थी उसको बनाए रखी कि अगर मैं यहाँ लगा हूँ और 1-2 बार अगर मैं मिस कर गया तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं है। तो पेशेंस इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर हेमंत सिंह जी से, जिन्होंने अपने जीवन परिचय के साथ ये भी बताया कि यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए, और भी कई आयामों पर हमसे चर्चा करते रहेंगे। आप लगातार सिविल सर्विस विद रूप से जुड़े रहिए। ऐसे ही महान हस्तियों और ऐसे ही लोगों से हम लगातार मिलवाते रहेंगे जो कि आपकी तैयारी में आपका मार्गदर्शन करें। और साथ ही आप मेरे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, लाइक शेयर करते रहें, और साथ में मेरे वीडियोस देखें, आपको निश्चित तौर पर हेल्प मिलेगी। मैं लगातार सिविल सर्विस विद रूप पर आपके साथ बना रहूंगा।